सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैंने सोचा कि अपन ने एंशिएंट हिस्ट्री तो कर ली थी और मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट की हुई है, तो मैंने सोचा कि मेडिवल हिस्ट्री कर ही लेते हैं। और मैंने मल्टीपल सोर्सेज को देखने की कोशिश की और मैंने सोचा कि आपको पीपीटी इसके थ्रू किया जाए, लेकिन मुझे जहाँ बेस्ट लगा, अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री को डिटेल वाइज पढ़ना है तो वो सतीश चंद्रा की जो है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है। इससे बेस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है ना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ चीज़ें इसमें कवर करती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट के मेडिवल हिस्ट्री हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि सतीश चंद्रा से ही करेंगे। ठीक है, ये किस फेज तक होगी? देखो, हमने 800 तक जो है वो देखा था मेडिवल हिस्ट्री को। अब हम लोग जो है 800 से लेकर 1700 तक, मैंने बोला था ना डेथ ऑफ औरंगजेब तक। ठीक है, डेथ ऑफ औरंगजेब तक जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, जो 1707 में होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट जो है पूरे मेडिवल हिस्ट्री के हम लोग देखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज है 1 अप्रैल है, 10 अप्रैल से पहले पहले हम लोग जो है या 8 अप्रैल तक या 8 दिनों के अंदर जो है पूरा मेडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा मॉडर्न तो हो ही चुका है, हमारा एंशिएंट हो चुका है। हम मेडिवल जो है कंप्लीट करके फ़ौरन स्टार्ट करेंगे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को, आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो हमारा एक सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। सही है प्लान? ठीक है, ओके। तो सतीश चंद्रा की आप ये पढ़ भी सकते हो, साथ साथ में पढ़ना भी है। ये नहीं कि यहीं लेक्चर दे के छोड़ देना। जो लेक्चर आज देखना है आपने उसको रीड करना है एटलीस्ट 1 टाइम। बेस्ट रहेगा 2 से 3 टाइम रीड करना, अगर आपको क्वेश्चंस जो है क्लियरली अंडरस्टैंड करने। देखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मेडिवल हिस्ट्री के जो आर्ट रिलेटेड है वो इसी बुक से आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अदर रिसोर्सेज लेने की, इसमें पूरा डिटेल वाइज दिया हुआ है। तो आप लोगों को रीड करना है। ये अंडरलाइनिंग को छोड़ो, सीधा रीडिंग करनी है कि आपने समझा है, एक बुक का एक समराइज यहाँ मेरे से समझा है। ठीक है, एक समरी समझी है, उसको फिर आपने खुद से रीड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का। इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो, 1000 ईयर्स का जो ये पीरियड हम पढ़ेंगे ना, कब? 8th से 18th सेंचुरी के बीच में। यहाँ पे हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में, जो तब्दीलियाँ हिंदुस्तान के अंदर आएंगी और पूरी दुनिया में, वो हम लोग देखेंगे। नए सोशल और पॉलिटिकल जो फॉर्म्स हैं यूरोप में जो राइज होंगी, एशिया में होंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नए फॉर्म्स जो जो अफेक्ट करेंगे लोगों की थिंकिंग को, वो कैसे लिविंग पैटर्न्स को चेंज होंगी लोगों की, किस तरह से वो रह रहे थे, किस तरह अब रहेंगे, और वो चेंजेस इंडिया में कैसे इम्पैक्ट होंगे। जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशनशिप है कंट्रीज़ के साथ मेडिटेरेनियन सी में, और वेरियस एम्पायर्स के साथ, चाहे वो ईरान में था, चाहे वो अफ़गानिस्तान में था, समरकंद में था, यूरोप के साथ था, वो कैसे चेंज होगा, इंक्लूडिंग जो रोमन है या पर्शियन एम्पायर। ईरानियन एम्पायर मतलब पर्शियन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर, द ग्रेट रोम कहते हैं ना, यू आर माई रोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। यूरोप में क्या आता है? देखो, यूरोप में एक माइटी रोमन एम्पायर जो था, जो रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक के बाद रोमन एम्पायर का इस्टेब्लिश हुआ था जूलियस सीजर्स के द्वारा, वो टूटता है 2 हिस्सों में। और थर्ड क्वार्टर जो है 6th सेंचुरी का, उसमें वो 2 हिस्सों में टूटता है। ठीक है, एक ईस्ट और एक वेस्ट। एक कंस्टेंटिनोबल में होता है और एक इटली में। जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी कैपिटल होती है रोम में, जो ओवरवेल्म बाई द स्लेव्स एंड जर्मेनिक ट्राइब्स मीन्स, जो रशिया और जर्मनी से जाते हैं वहीं पे स्लैब्स है ना, सिल्वियंस और जर्मन्स। अब ये ट्राइब्स जो है ना वो वेव्स में आती है और इंडल्ज इन अ ग्रेट डील ऑफ रीवेविंग एंड प्लंडरिंग द टेरिटरीज ऑफ ओल्ड रोमन टेरिटरीज को प्लंडर करते हैं बहुत बुरी तरह से। बट इस कोर्स ऑफ टाइम में ये ट्राइब्स जो है ना वो यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में जाके सेटल हो जाती हैं, और उनका करेक्टर जो है ना, चेंजिंग द करेक्टर, जो ओल्ड पॉपुलेशन थी वहाँ पे रहने वाली, उनको उनके वो जिस तौर और तरीके और जिस हिसाब से जो कल्चर, जो ट्रेडिशंस था, वो उसको बदल देती हैं, क्योंकि लार्ज नंबर में क्या है, माइग्रेशन हो रही है। उनकी लैंग्वेज, किस तरह का पैटर्न है गवर्नमेंट का, वो चेंज होता है। और यही कहीं ना कहीं जो मॉडर्न नेशंस हैं उसकी फाउंडेशन वहाँ पे रखी जाती है 6th सेंचुरी में, जब मल्टीपल जर्मैनिक, रशियन, सिल्वियन ट्राइब्स जो हैं वो जब क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ जो है यूरोप में। ठीक है, और यही ट्राइब्स में जो है यही कमलिंगलिंग, देखो ना, कमिनलिंग मतलब मिक्स हो जाती है, मिलजुल जाती है लोकल पॉपुलेशन के साथ जो यूरोप में थी।
अब क्या होता है, जो ईस्टर्न पार्ट है ओल्ड रोमन एम्पायर का, ईस्टर्न पार्ट, उसकी कैपिटल होती है बैजेंटीन, ठीक है, बैजेंटियम लिखा या कंस्टेंटिनोबल कह सकते हो आप, ठीक है, बैजेंटाइन एम्पायर होता था कंस्टेंटिनोबल, जिसको आज इस्तांबुल भी कहते हैं, ठीक है, जो बाद में ओटोमन ने कैप्चर किया था समटाइम 1442 के अराउंड। कब? 1442 के अराउंड आई बिलीव, मुझे जितना याद है। अब एम्पायर जो था वॉज कॉल्ड बैजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, और इंक्लूडिंग जो जितना भी ईस्टर्न यूरोप था और जो मॉडर्न टर्की है, सीरिया है और नॉर्दर्न अफ्रीका है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, ये बैजेंटाइन एम्पायर के। और ये बहुत सारे इन्होंने रोमन एम्पायर के ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, जैसे स्ट्रॉन्ग मोनार्क जो बादशाह होगा, और हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैक्सिमम पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के हाथ में है, जो वहाँ का रोमन एम्पायर है, जो उसके सेनेट है उनके हाथ में। हाउएवर, लेकिन इन ब्रीफ और रिचुअल्स में ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस थे कैथोलिक चर्च के साथ, जो वेस्ट का कैथोलिक चर्च था, ठीक है, हैड इट हेड क्वार्टर एट रोम, जिसका कैथोलिक चर्च का हेड क्वार्टर आज भी रोम में है, तो उसके साथ बहुत सारी चेंजेस थी। जो चर्च ईस्ट में था उसको हम लोग कहते थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। देखो ये रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये इसलिए था क्योंकि जो बैजेंटाइन रूलर्स थे, दैट रशियन जो है वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, इनकी एफर्ट्स की वजह से, जो ईस्टर्न है ना, इनकी एफर्ट्स की वजह से रशियन को कन्वर्ट किया था। अब बाजेंटाइन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था और फ्लोरिशिंग एम्पायर था, जिसने कंटिन्यू रखा अपना ट्रेड एशिया के साथ भी। कोलैप्स होने के बाद भी रशियन एम्पायर, वेस्ट का रशियन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, लेकिन ईस्ट का नहीं हुआ। 6th सेंचुरी से सोचो 15th सेंचुरी तक चला है ये। इसने ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नमेंट जो थे, कल्चर थे बहुत सारे, वो लेटर जो बाद में अरब ने इनसे एब्जॉर्ब कर लिए, जब उन्होंने सीरिया और इजिप्ट जो है कॉन्कर किया, तो बहुत सारे रोमन कल्चर्स और जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट की जो है वो इन्होंने भी अडॉप्ट की। और कहीं ना कहीं जो है ना, ये एक्ट करते थे ब्रिज जो है ना ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन के बीच में और अरब वर्ल्ड के बीच में। ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन और अरब वर्ल्ड के बीच में ये जो है एक ब्रिज की तरह, कनेक्टिवनेस की तरह काम करते थे। और लेटर हेल्प्ड इन रिवाइवल, ग्रीक लर्निंग को रिवाइव किया वेस्ट में इन लोगों ने। और ये बाद में तो 15th सेंचुरी में डिसअपियर होगी, जब कंस्टेंटिनोबल्स को टर्क्स ने जीता, ओटोमन टर्क्स जिन्हें कहते हैं, जब महमद सेकंड ने जीता, कॉन्कर किया था, ठीक है, कंस्टेंटिनोबल किसने? महमद सेकंड ने, ठीक है। फॉर सेंचुरीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, द सिटी वर्चुअली डिसअपियर्ड इन द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब जैसे जो ही वेस्ट का रोमन एम्पायर हुआ ना कोलैप्स, और उसकी वजह से बहुत सारी सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर थे, वो एकदम से गायब हो गए। इसका एक कॉज भी ये है कि लोग ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ गोल्ड, जो रोमन एम्पायर जो गोल्ड ऑब्टेन करता था, जो लूट पाट ट्रेड से, जो अफ्रीका से है ना, वो यूज़ करता था ट्रेड के लिए ओरिएंट्स के साथ। और ये पीरियड जो 6th और 10th सेंचुरी का है ना, इसे कहा जाता है डार्क एज हिस्टोरियंस के द्वारा यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे अब बुर्जुआजीज का, चर्च का कंट्रोल बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ जो है मिस्टिसिज्म एंड मैजिसिज्म और हर तरह के जो टोने टोटके शुरू हो जाएंगे। नो क्लियर, चर्च एक करप्शन का सिंबल बन जाएगा। However, this was also the ये वो पीरियड भी है जहां एग्रीकल्चर का बहुत एक्सपेंशन हुआ है, जहां जो है प्रिपेयर्ड द, अब इसी ने तो एक स्टेज सेट किया ना रिवाइवल के लिए सिटी लाइफ का, जो 10th सेंचुरी के बाद दोबारा से सिटीज आएंगी। कहीं ना कहीं जो है ना, जो रोमन एम्पायर के टाइम पे बड़ी बड़ी शहर जो फ्लोरिश कर रहे थे, वो रूरलाइजेशन हो गया था, सिटीज ब्रेक डाउन हो गई, ट्रेड खत्म हो गया था, लोग खेती बाड़ी में दोबारा चले गए, गाँवों में बस्तियों में बस गए थे। और बिटवीन 12th और 14th सेंचुरी में वेस्ट यूरोप जो है वो वाज एबल टू गेन एक हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी अटेंड कर लेगा। इसकी वजह से सिटी लाइफ जैसे फ्लोरिश होगी तो ग्रोथ होगी फॉरेन के साथ, ट्रेड दूसरे मुल्कों के साथ, तो उससे जो है वेस्टर्न यूरोप फिर से कहीं ना कहीं फ्लोरिश हुआ और प्रोस्पेरिटी में आया। तो एक राउंड सर्कल बना, मतलब रोमन एम्पायर जब एक जिंद पे था अपनी, फिर जो है रूलराइजेशन हुआ, फिर एग्रीकल्चर फ्लोरिश हुआ, ट्रेड फ्लोरिश हुआ, और फिर जो है 12th से 14th सेंचुरी में वो एक राइज में आए प्रोस्पेरिटी में। एक नोटेबल अगर फीचर इसका देखें तो ग्रोथ ऑफ साइंस जो हुआ, जिसको हम रेनेसा भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ टाउन का हुआ, और एस्टैब्लिश हुई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ में, पडाओ में, मिलान में, इटली में। तो ये यूनिवर्सिटीज़ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक नई तरह की लर्निंग, नए आइडियाज़ फ्लोरिश हुए, और ग्रेजुअली इसी से लीड हुआ रेनेसा और राइज यूरोप का, एक नए यूरोप का राइज हुआ डार्क एजेस के बाद। लोगों ने जो है तरक्की की साइंस में, टेक्नोलॉजीज़ में, नई टाइप ऑफ सोसाइटी की ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या है कि एक मास्टर है,
और एक उसका स्लेव है। ये फ्यूडलिज्म है एक टाइप का, अगर आप सिंपल नटशेल में आप समझो तो। समझे? एक नई टाइप की सोसाइटी, एक नई गवर्नमेंट राइज हुई वेस्टर्न यूरोप में रोमन एम्पायर के ब्रेकडाउन के बाद। एक नया ऑर्डर ग्रेजुअली जो है वो इमर्ज हुआ, जिसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। समझे? इससे डिराइव हुआ, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ फ्यूडम, जिसका मतलब कि इंग्लिश में है कि फीफ, मतलब इन दिस स्टोरी के जो मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है वो चीफ हैं। चीफ्स होते थे, जैसे ज़मींदार होते थे इंडिया में, जिनके पास अपनी मिलिट्री फॉलोइंग होती थी, डोमिनेंट लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, अपनी आर्मी होती थी छोटी सी, और अपनी ज़मीनें होती थी बहुत बड़ी बड़ी। और इन्होंने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट में, प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल इन ए गवर्नमेंट। अब किंग जो था वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्यूडल चीफ। एक फ्यूडल चीफ, एक मास्टर जो है वो सबसे पावरफुल है, मतलब सबसे पावरफुल जमींदार है, वो है किंग। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूँ। मल्टीपल ज़मींदार हैं, उसके आगे नौकर चाकर बंदे लगे हुए हैं, उनकी खेतियों में काम कर रहे हैं लेबर, उनके नौकर स्लेव्स, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास ज़मीनें, उनके पास अपनी जो है, जैसे मनसबदारी में फ़ौजें होती थी, अपनी फ़ौज है 50, 100, 200, 400, 1000, 10,000 लोगों की। और इनमें जो सबसे पावरफुल होगा वो समझ लो किंग। तो किंग कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं था। अब इन कोर्स ऑफ द टाइम में क्या हुआ कि ये मोनार्क जो है ना, ये जो किंग था, ये और ताकतवर होता गया, और कहीं ना कहीं ये लिमिट लगाने लग गया पावर जो ये चीफ्स यूज कर सकते थे। सारे जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बंदा जो पावरफुल होता गया, वो अब लिमिट लगाने लग गया कि तुम इतनी ही पावर यूज कर सकते हो तुम। तो ये जो है कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ सोशल एनार्की थी, कोई रूल नहीं है, आपस में समझ लो कि जमींदार लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एक मेथड था जिसे कंट्रोल कर सकता था कि किंग को स्वेयर करेंगे सारे जो है अपनी लॉयल्टी की जो है, ओथ ऑफ लॉयल्टी जो है ये ले, और एक ऐसे वैसल की तरह काम करें जैसे एंशिएंट टाइम्स में होता था। जैसे एंशिएंट टाइम में जो है, तो जैसे समंताज नहीं होते थे गुप्ताज के टाइम में, तो इन रिटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, और इन रिटर्न किंग रिकॉग्नाइज करेगा कि ये ट्रैक ऑफ लैंड तुम्हारी है, डोमिनेटेड बाय चीफ और एज देयर फिफ्स, और उनके जो स्लेव्स हैं मास्टर है कि तुम्हारा ये ठीक है, ये ट्रैक ऑफ लैंड तुम्हारा है, इस पे तुम जो है कंट्रोल करते हो, ये स्लेव्स तुम्हारे। लेकिन चीफ ने क्या किया, जो चीफ्स थे ये इन टर्न कुड अपॉइंट सब चीफ एज वेसल, और ये चीफ जो है इस अपने एरियाज में सब चीफ अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, एंड वो एलोकेट कर सकता है अपनी लैंड जो है और अपने नौकर जो है इन एरियाज में। अब किंग जो है इन थ्योरी रिज्यूम द फिफ ऑफ डिसलॉयल वेसल्स, बट इन प्रैक्टिस दैट वाज रेयरली डन। अब क्या हुआ कि फ्यूडल सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट किससे, गवर्नमेंट को कौन डोमिनेट करता था? जो गवर्नमेंट फ्यूडल सिस्टम में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, इस फ्यूडल सिस्टम में गवर्नमेंट को डोमिनेट करते थे लैंडेड एरिस्टोक्रेट। वो अमीर लोग जो जमींदार लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे, मतलब ज़्यादातर जो है उनकी चलती थी, जो ज़मीनों वाले बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। अब एरिस्टोक्रेट जो है ना वो सुन बिकम हेरिडेटरी। अब क्या हुआ कि ये फ्यूडल लॉर्ड जो है, ठीक है, इसका अब ये हेरिडेटरी हो गया कि इसका सन जो है वो नेक्स्ट बनेगा जमींदार एरिस्टोक्रेट। और इसने पूरी कोशिश की कि कोई बाहर का आके आउटसाइडर जो है वो ये चीज ना संभाले जो मैंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये कभी क्लोज्ड नहीं होता था, कंप्लीटली क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी नहीं होती थी। कुछ डिसलॉयल चीफ जो है उन्हें हटाया भी जाता था, कुछ नए को अपॉइंट भी किया जाता था जो पावर में राइज करते थे। लेकिन फ्यूडल सिस्टम जो है ना, अगर आप उसको नेटशेल में देखो तो ये दो ही फीचर्स हैं। फर्स्ट के द सिस्टम ऑफ सर्फडम, मालिक और नौकर वाला का। सर्फ जो है वो एक पीजेंट है, एक किसान है, एक मजदूर है जो खेतियों में काम कर रहा है, जो उसकी ज़मीन पे काम कर रहा है, बट कुड नॉट चेंज, अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, किसी दूसरे एरिया में जाके सेटल नहीं हो सकता, बिना उसकी मालिक की परमिशन की शादी नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लॉर्ड या उसके मास्टर के, ठीक है, समझे। और मैनर जो था वाज द हाउस और द कासल एसोसिएटेड विद दिस मैनोर। मैनोर जो था, ये जो वर्ड है ना MANOR, इसका मतलब है कोई घर या कोई किला है जो, ठीक है, कोई महल है, कोई हवेली है जहां मास्टर रहता है, जहां उसका मालिक रहता है। बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी वो इनके द्वारा ओन की जाती थी।
इन के इस हवेली के अंडर है ये सारी ज़मीन, समझे। अब क्या था, कुछ पार्ट जो ज़मीनों का था ना वो कल्टीवेट किया जाता था लॉर्ड के द्वारा, यानी जो मास्टर है वो डायरेक्टली उसको जो है उसमें खेतीबाड़ी करता था, डायरेक्टली भी मतलब उसके नीचे ही बंदे लगे हुए थे, और जो सर्फ थे, जो उसके नौकर थे, जो स्लेव्स थे, वो उसकी मदद करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो है ये सर्फ को जो है कहा जाता था कि वो डिवाइड करे अपना बात, अपनी खेती में कितना काम करेगा और मास्टर की खेती में कितना काम करेगा, ठीक है। अब जो लैंड था वो बिलोंग टू थियोरेटिकली टू द लॉर्ड्स, जमीनें जो है वो एक्चुअल में जो है मालिक की ही है, उस हवेली का जो राजा है वो जमींदार है उसी की है। तो ये जो किसान है, ये जो पीजेंट है, ये जो सर्व है, ये जो नौकर है, ये पैसे देगा कैश में या किसी चीज में इस मालिक को वो जमीन यूज करने के लिए, मतलब किराए पे, एक किस्म का क्या है, रेंट पे ली जा रही है। तो लॉर्ड जो है, जो इस मैनोर का, जो इस हवेली का जो मालिक है, उसके पास, उसको ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे अपने एरिया में, ठीक है, जस्टिस को डिस्पेंस करे, अगर कोई गलत काम हो चुका है, कोई क्राइम हुआ है तो इंसाफ दे उनको, क्योंकि उस टाइम पे लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, चोरी डकैती गुंडागर्दी कुछ बहुत ज़्यादा थी। और जो फ्री पीजेंट्स थे, जो किसी के अंडर नहीं है, वो जो है, जो फ्री पीजेंट्स है मतलब जो मजदूर है समझ लो, खेती बाड़ी जिनको करनी आती है, वो उनका कोई मास्टर नहीं है, वो एक्सेप्ट करने में तैयार थे किसी मास्टर के अंदर कि आप हमारे मास्टर, हम आपके स्लेव, वो एक्सेप्ट करने की तैयार थे, सिर्फ इसकी क्या है, प्रोटेक्शन, कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए चलो मैं इसके अंडर काम करता, समझे, यूरोप का फ्यूडलिज्म समझे। अब कुछ सम हिस्टोरियन थिंक्स कि ये सिस्टम जो सर्फडम और मैनोर का है सिस्टम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल पार्ट था फ्यूडलिज्म का, और दैट इट इज रॉन्ग टू स्पीक ऑफ फ्यूडलिज्म फॉर सोसाइटी इन विच द टू डिड नॉट एग्जिस्ट, कि इट इज रॉन्ग टू स्पीक ऑफ ए फ्यूडलिज्म ऑफ फॉर सोसाइटी, कि फ्यूडलिज्म को हम उस सोसाइटी में देख, ये बोलना गलत है जहाँ ये दो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती, जहाँ मास्टर और स्लेव जैसा कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता, उस सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी बोलना गलत है। इंडिया की देख लो, यहाँ कोई सर्फडम और नो मैनोर सिस्टम नहीं था एज सच, लेकिन लोकल देखो ना, लोकल लैंडेड एलिमेंट थे, समंताज मैंने आपको ऊपर बताया था, वो एक्सरसाइज करते थे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह। और पीजेंट्री जो थे, जो मजदूर लोग थे, जो अनपेड वर्कर्स थे, वो डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट पोजीशन में थे कि ये लोग हमें काम देंगे, हम करेंगे और अपना हम रोटी का जुगाड़ करेंगे, रहने का, प्रोटेक्शन का। इन अदर वर्ड्स कि who mattered was not whether the peasantry was formally free but manner the extent to which it could exercise its freedom। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हिंदुस्तान में एक पीजेंट आज़ाद है, लेकिन वो किस मैनर में अपनी आज़ादी जो एक्सरसाइज करेगा, वो कैसे, पीजेंट आज़ाद है या नहीं है फॉर्मली, वो मैटर ही नहीं है। क्या वो अपनी आज़ादी का सही से इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, समंताज के बिना। बहुत सारी कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोप में जो मैनोर सिस्टम है, या सिस्टम जो लेबरर ड्यूज है बाई पीजेंट, वो डिसअपेयर होगा 14th सेंचुरी के बाद, ये फ्यूडल सिस्टम। एक सेकंड फीचर जो एसोसिएटेड है फ्यूडल सिस्टम के साथ यूरोप में, वो ये है कि ये सिस्टम जो है एक तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी थी। जो मोस्ट टिपिकल सिंबल है फ्यूडल सिस्टम का, इसमें आर्मर, नाइट होते थे हॉर्स के बैक, घोड़े के ऊपर जो है एक सारा, जिसने जो है पूरे हथियार पहने हुए हैं, ठीक है, पूरे लोहे के जो है सर से लेके पाँव तक, तो ये फौज भी थी। एक्चुअली जो था ना, ये सिस्टम जो कैवलरी वॉरफेयर का है, कि घोड़े पे जो है फौज का, अगर हम उसको ट्रेस बैक करें तो वो यूरोप में ही आई है 88th सेंचुरी में। हम 8th सेंचुरी से ट्रेस बैक कर सकते हैं, वहाँ से आगे चलिए। तो रोमन टाइम में जो चीफ विंग होती थी आर्मी की, वो हैवी और लाइट इन्फेंट्री होती थी, जो आर्म्ड विद लॉन्ग स्पीयर्स, लंबे भाले के साथ, भाले वो होता है ना, तीर लगा हुआ आगे डंडे के साथ, और एक छोटे होते थे जिनको हम लाइट इन्फेंट्री कहते हैं, जो क्या, जिनके पास छोटी छोटी तलवारें होती थी, जैसे रोमन्स के पास नहीं होती थी। तो घोड़ों को यूज़ किया जाता था चैरियट्स को भगाने के लिए। चैरियट समझते हो ना, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं वो चलते थे,
जनरली ये बिलीव किया जाता था जो मोड ऑफ वॉरफेयर है, जो लड़ाई करने का जो जंगों का तरीका है, वो चेंज हुआ जब अरब्स यूरोप में कदम रखा, जब अब अरब ने कॉन्कर करना स्टार्ट किया 7th 8th सेंचुरी के बाद 9th सेंचुरी में। तो अरब्स ने क्या किया, अरब के पास घोड़ों की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और उनकी जो ये स्विफ्ट मूवमेंट, जो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करते थे और घोड़े पे चढ़े चढ़े जो वो तीर चलाते थे, है ना, ठीक है, और माउंटेड आर्चर जो थे, जो घोड़े पे चढ़े हुए जो लोग तीर चलाते थे, वो इनफेक्टिव हो गए क्योंकि घोड़े बड़े तेज़ी से घूमते। और प्रॉब्लम जो डेवलपमेंट की और मेंटेन करने की जो इतनी ऑर्गेनाइज जो नया मोड ऑफ वॉरफेयर है, इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया जो है फ्यूडलिज्म को यूरोप में, क्योंकि मास्टर्स के पास फौज थी नीचे, अपने अंडर उसकी फौज रहती थी। तो एक बंदा इतनी बड़ी आर्मी तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकता, इतने घोड़े और इतना सब कुछ। तो कहीं ना कहीं अरब्स की जो है ना वो एक्शन से वो रिएक्शन हुआ और फ्यूडलिज्म और राइज हुआ। कोई किंग इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़ी रिसोर्सेज और लार्ज नंबर ऑफ जो कैवेलरी जो है जो ज़रूरत है वो मेंटेन अकेले से नहीं कर सकता, इतने आर्मर, इतने इक्विपमेंट। हिंस जो आर्मी थी, आर्मी को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया कि हर मास्टर्स को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, हर जो है एरिस्टोक्रेट्स को, कि वो अपनी कैवेलरी और इन्फेंट्री जो है वो मेंटेन एक फिक्स फोर्स में जो है मेंटेन करेगा, कि 30 घोड़े और 50 सोल्जर तुम मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी। अगर तुम एक इतने बड़े एरिस्टोक्रेट हो, तुम्हारे पास इतना ट्रैक ऑफ लैंड है, इतने तुम्हारे पास स्लेव्स है। तो कैवेलरी वॉरफेयर जो है ना वो एक प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर बन गया घोड़ों पे ऑन अकाउंट ऑफ 2 इन्वेंशंस की वजह से, थ्रू मच ओल्डर बिगेन टू बी यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहला क्या था, आयरन स्टीरअप। जो आयरन स्टीरअप था उसने जो है पॉसिबल किया कि हैवी आर्मर पर्सन जो है वो घोड़े पे फर्मली बैठ सकता है बिना गिरे, लोहे का जो बना हुआ है, ठीक है, घोड़े की काठी जिसको बोलते, ठीक है, ताकि जो कैवेलरी वाला है ना वो चार्ज कर सकता है घोड़े पे एकदम से, वो नहीं जहां पांव फंसाने की जगह होती है, उससे घोड़े की बॉडी के साथ एकदम बंदा चिपक के टाइटली जो है भाग सकता है बिना राइडर जो है गिरे घोड़े से। जो अर्ली डिवाइसेस थी ना वो आइदर या तो वो लकड़ी की थी या किसी कोई एक रस्सी का टुकड़ा था, जो टो एंड जो है ना, टोज को जो सिर्फ जो है उंगलियों को जो है वो पकड़ के रखता। तो एक और इन्वेंशन जो नई टाइप की जिसने हार्नेस किया और एनेबल किया कि घोड़ों को हम लोग ड्रॉ कर सकते ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लोड। अगर इट पुल्ड अर्लियर, इट इज बिलीव्ड दैट बोथ द इन्वेंशन जो है ना, एक और इन्वेंशन क्या थी, तो ये क्या सोचा गया कि ये जो इन्वेंशन जो यूरोप में हुई फ्रॉम द ईस्ट, जो ईस्ट से आई, अरब कहाँ ईस्ट में है ना, पॉसिबली जो ईस्ट एशिया से और बाद में स्प्रेड हुई इंडिया में 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, थोस बहुत सारे फैक्टर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे फ्यूडलिज्म की ग्रोथ के लिए यूरोप में। सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं था, इवन जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इमर्ज हुई 11th सेंचुरी में, तो ये ट्रेडिशंस जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, ये इंस्टीट्यूशंस, ये ट्रेडिशन किंग के लिए कि वो रिड्यूस इजीली कर सके, कि फ्यूडल चीफ्स को इतना जल्दी पावर से हटा सके, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे इतने सालों में। अपार्ट फ्रॉम, अगर सिस्टम और फ्यूडलिज्म के अपार्ट फ्रॉम द फ्यूडलिज्म सिस्टम, जो पैटर्न ऑफ लाइफ था यूरोप का, वो भी जो है ना ड्यूरिंग व्हाट इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड, वो भी शेप हुआ क्रिश्चियन चर्चेस की वजह से। हमने रोल बताया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का बाइजेंटाइन एम्पायर में और रशिया में, और इन एब्सेंस ऑफ जो पावर, अब ईस्ट में तो बाइजेंटाइन एम्पायर और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था इसने इसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन वेस्ट में तो चर्च नहीं है ना, एब्सेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर तो है नहीं वेस्ट में, है ना, रोमन एम्पायर तो वेस्ट का तो खत्म हो चुका है ना। तो वहां पे कैथोलिक चर्च ने जो है ना वो टुक वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, उसने बहुत सारे फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के भी अपने हाथ में ले लिए कैथोलिक चर्च के। आप बुर्जुआ पढ़ो, एक सीरीज है उसको देखना। अब पोप जो था, जो क्या था, जो हेड है कैथोलिक चर्च का, बिकेम, वो सिर्फ एक रिलीजियस हेड नहीं, लेकिन एक ऐसा फिगर बन गया जो एक्सरसाइज करेगा ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल और मोरल अथॉरिटी। तो यूरोप जो एज इन जो वेस्ट एशिया है, इंडिया है, और जो मेडिवल एज है, वो एक एज ऑफ रिलीजन बन गई। कहीं ना कहीं जब चर्च के हाथ में कंट्रोल आएगा, अथॉरिटी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं पावर जो शिफ्ट होगा ना एक सेकुलर लाइफ से जो है रिलीजियस की तरफ, तो एज ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। हु स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन, जो मतलब मैं क्रिश्चियनिटी के बिहाफ पे बोल रहा,
तो वो एक्सरसाइज करता था ग्रेट डील ऑफ पावर, लोग उसकी बात भी मानते थे, इन्फ्लुएंस भी होते थे। जैसे ग्रांट, लैंड ग्रांट्स दी जाती, जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, तो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी प्रिंसेस और फ्यूडल चीफ्स के हेल्प से, और डोनेशन दी जाती थी। बड़े बड़े अमीर जो बिजनेसमैन थे, बहुत सारे मेनी जो मोनेस्टिक ऑर्डर्स थे, मोनेस्ट्रीज थी, वो बनाई गई, बड़े बड़े चर्चेज सेटअप किए गए। कुछ ये ऑर्डर जो है ना, जैसे फ्रांसिस्कस था जो है ना, उन्होंने जो है नीडी और गरीबों की मदद भी की, और बहुत सारे मोनेस्ट्रीज ने जो है मेडिकल हेल्प और शेल्टर दी ट्रैवलर्स को, जो लोग ट्रैवल करते थे। ये जो बड़ी बड़ी चर्चेज और मोनेस्ट्रीज थी, ये एक सेंटर ऑफ एजुकेशन भी बने, लर्निंग के बने। तो बहुत सारे वे में कैथोलिक चर्च जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कल्चरल लाइफ, अगर हम यूरोप की देखें। वहीं पे कुछ मोनेस्ट्रीज जो है ना वो एक्सीडिंगली बहुत अमीर हो गई। जब इतनी डोनेशंस मिलने लगे थे ना, किसी चर्च को डोनेशंस जब इतनी मिलने लगी, तो वो इतने वेल्थी हो गए कि वो अपने आप को एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह बिहेव करने लगा वो चर्च। इसी से जो है ना इंटरनल जो है डिस्कॉर्ड और कन्फ्लिक्ट रूलर्स के साथ पैदा हुआ, और रूलर्स जो है वो इन लोगों को रिजेंट करने लगे, इनसे नाराज हो गए, इनको जो है कि ये वर्ल्डली पावर जो है चर्च और पॉप जब इंक्रीज होने लगे। और इसी कन्फ्लिक्ट को जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है रेनेसा और रिफॉर्म मूवमेंट में लेटर में, कि बाद में ये कहा गया कि रिलीजन एक पर्सनल अफेयर है, इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव ए पावर टू डिसाइड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में जो है मल्टीपल टाइप के लोग रहते हैं, आप कैसे उसमें एक जो है क्रिश्चियनिटी को जो है, एक क्रिश्चियन चर्च को जो है इजाज़त दे सकते हो कि आप बताओगे कि लोगों की डेली लाइफ कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल इशू है। एक इंसान जो है वो क्रिश्चियन, वो अपनी मुस्लिम, अपनी हिंदू, अपनी जैन, अपनी बुद्धिज़्म, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल बिलीव्स को जो है वो अपने घर के अंदर रखेगा। यू कैन नॉट फोर्स देम। तो ये जो है रेनेसा और रिफॉर्म मूवमेंट में बड़ी क्लियरली बताया गया कि चर्च का जो है रोल नहीं होना चाहिए, मिनिमल रोल होना चाहिए स्टेट में, और नील, जैसे फ्रांस में कोई रोल नहीं। तो ये यूरोपियन की जो है फ्यूडलिज्म सिस्टम चल रहा था मिडिवल इंडिया में। वहीं अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा था? इस्लाम का राइज होता है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, जो एक इंस्ट्रूमेंटल है, जो किसको, जो बहुत सारी अरब ट्राइब जो थी, जो बिखरी हुई थी, उनको इकट्ठा करके एक पावरफुल एम्पायर बनाने की। तो अरब एम्पायर बनता है पहले बहुत सारे अर्ली खलीफास के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम अरब, जो सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन जो है, इन एरियाज़ को पूरा जो है इक्यूमुलेट जो है इकट्ठा किया जाता है और एक मेजर अरब एम्पायर बनाया जाता है, बहुत सारी मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स को जो है इकट्ठा करके। बहुत सारी इंटरनल डिफरेंसेस, सिविल वॉर्स जो है अरब ट्राइब्स के बीच में थी इन मिडल ऑफ जो है 8th सेंचुरी में। ठीक है, जो खलीफा था एट दमास्कस, उसको रिप्लेस किया जाता है और एक नई डायनेस्टी अब्बासाइद जो है, अब्बासीद डायनेस्टी जो है पावर में आती है, और वो अपना कैपिटल जो है बगदाद में जो है वो इस्टेब्लिश करती है। अब अब्बासाइद क्लेम करते हैं कि वो सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिससे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और वर फॉर दैट रीज़न उन्हें कंसिडर्ड किया जाने लगा होली। किसके द्वारा? अब ये तो देखो ना, ये बहुत पुरानी है जो अब्बास डायनेस्टी है, मतलब ये जो है ना उनको होली, इसलिए ये कंसेप्ट जो है ना कंसिडर करना होली, और ये वो है कि डिवाइन राइट ऑफ पावर जो है ना, डिवाइन राइट ऑफ रूलिंग, वही वाली थ्योरी आ जाती है। अब जो फॉर अबाउट 150 ईयर जो अब्बासाइड एम्पायर है, वो मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो फ्लोरिश होता है पूरी दुनिया में, और उसकी हाइट पे इट इंक्लूड जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेंटर थे सिविलाइजेशन के उस एरियाज़ में, कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ले लो, इजिप्ट ले लो, सीरिया ले लो, ईरान ले लो, इराक, ये सारे इनके कंट्रोल में थे। और ये सिर्फ वेस्ट एशिया को कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका, बट ऑल्सो नॉर्थ अफ्रीका सिर्फ वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका को कंट्रोल नहीं करते थे, लेकिन ये कमांड करते थे इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो हैं, जो लिंक करते हैं किसको, मेडिटेरेनियन को, किससे, पूरी दुनिया को इंडिया से, इसको भी ये ट्रेड रूट को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो अब्बासाइद प्रोवाइड करते थे इन ट्रेड रूट्स में, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था किसका, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का, इन लोगों को जो इन मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड जो ये लोग रह रहे। और स्प्लेंडियर और मैग्निफिसेंस जो अब्बासाइड की कोर्ट थी। अब अरब बड़े कीन थे, बड़ा सोच रहे थे कि ये मर्चेंट्स जो क्विकली अमर्ज हो रहे हैं
जो बिजनेसमैन्स जो है ना, और जो जितने भी एंटरप्राइजेज और जो अमीर जो बिजनेसमैन्स जो उभर रहे हैं सी फेयरर्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग इस पीरियड, तो न्यूमरस बड़ी बड़ी शहर जो हैं, सिटीज़ और मैग्निफिसेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्राइवेट और पब्लिक, ये भी बढ़ने लगी। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का रहने सहने का तरीका, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है अरब के जो टाउन्स का, वो हार्डली पैरेलल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग इस पीरियड। तो अरब्स जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस हो गए इसकी वजह से, क्योंकि मेजर ट्रेड रूट्स वो कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ से वेल्थ वो बहुत जनरेट कर रहे थे। जो पूरी दुनिया रूलराइजेशन में थे, दे वर लिविंग द मैग्निफिसेंट लाइफ्स। और अरब ने जो है वो एस्टेब्लिश किया गोल्ड दिनार और सिल्वर का दिरहम, जो करेंसी बन गया ट्रेड का पूरी दुनिया में, दिनार और दिरहम। और इसने ही पॉसिबल किया अरब्स को एक्सेस करने के लिए अफ्रीका का गोल्ड। और अरब अब एस्टेब्लिश कर चुके हैं डबल एंट्री बुकिंग, कीपिंग, एडवांस अकाउंटिंग एंड लार्ज स्केल जो एलॉबरेटेड बैंकिंग और क्रेडिट, इंक्लूडिंग जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, हंडिस। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स तरीके हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम के, जो आज तक यूज हो जाए, ये सारे इन्होंने एस्टेब्लिश किए। और जो मोस्ट फेमस जो है इस पीरियड का जो खलीफास थे, वो अल ममून और हारून अल रशीद। जो स्प्लेंडर थे इनके कोर्ट्स के, जो पैलेसेस और जो पैट्रोनेज दी जाती थी मैन ऑफ साइंस को, लर्निंग को, और सब्जेक्ट जो न्यूमरस स्टोरीज और लेजेंड्स इनके दौर में, लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर लिखा गया। तो इस पीरियड में अरब्स ने जो है ना एक रिमार्केबल कैपेसिटी जो है वो डिस्प्ले की, असेमिलेटिंग द साइंटिफिक नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और एंशिएंट सिविलाइजेशन दे हैड ओवररन। तो जो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस उन्होंने कॉन्कर की है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो थे, उनका जो साइंटिफिक नॉलेज था इस पीरियड का, वो फार रीचिंग था किसी और पैरेलल जो है गवर्नमेंट का। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाए, वहाँ कोई, देखो, दे हैड नो हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं था कि हम किसी नॉन मुस्लिम को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लॉय करें। कोई क्रिश्चियन है, कोई जूइश है, कोई हिंदू है, कोई बुद्धिस्ट है, नहीं, या कोई नॉन अरब है, पर्टिकुलरली कोई ईरानियन है, बहुत सारे उनमें ज़ोरास्ट्रियन भी थे और इवन बुद्धिस्ट भी थे। उन लोगों ने भी उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लॉय किया, काम दिया। ऑल्थो जो अब्बासाइद खलीफा थे वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जो है दे ओपन्ड वाइड रेंज ऑफ लर्निंग तमाम क्वार्टर के लिए, तब तक कि जब तक वो चैलेंज ना करे फंडामेंटल जो टेनेंट हैं इस्लाम के, जो फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको ना चैलेंज करें, वो रह सकते। जो खलीफा अल ममनून थे, जो हाउस ऑफ विजडम जिन्हें कहते हैं, बैतुल हिकमत जिन्हें कहा जाता है, बगदाद के, उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू अराबिक्स जो लर्निंग्स हैं वे बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशंस की, ग्रीक की, बैजेंटाइन की, इजिप्ट, इरानियन, इंडियंस की, उनको ट्रांसलेट किया अपना, ताकि अपनी जो है पीपल्स हु ओनली स्पीक्स द अराबियन लैंग्वेज वो उनको पढ़ सके, उनसे फ़ायदा ले सके। ये एग्जाम्पल सेट की खलीफा ने, जो फॉलो की जाती थी इंडिविजुअल नोबल्स जो उनके कोर्ट में काम करते हैं उनके द्वारा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी साइंटिफिक वर्क था बहुत सारी कंट्रीज़ का, वो सारा अवेलेबल हो गया अराबिक में। और हमें गुड डील पता चलता है इम्पैक्ट जो ग्रीक साइंस का, फिलोसफी का अरब लोगों पे, लार्जली क्योंकि वर्क डन इन रिसेंट ईयर्स बाय डिवोटेड बैंड ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। और वी आर ऑल्सो बिगिनिंग टू हैव ए बेटर आइडिया, हमें पता चल रहा है किस तरह से चाइनीज साइंस और फिलोसफी का इम्पैक्ट हुआ है अरब वर्ल्ड पे। बहुत सारी चाइनीज़ इन्वेंशन जैसे कॉम्पास, पेपर, प्रिंटिंग जो है, ये चीज़ें जो है, गन पाउडर है, और इवन जो हम्बल व्हील बारो है जो ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना से यूरोप तक पहुंचा अरब के थ्रू इस पीरियड में। जो फेमस जो वेटिकन ट्रैवलर है मार्को पोलो, वो ट्रैवल करता है चाइना इन ऑर्डर टू नो अबाउट इट, और ये ताकि हम ब्रीच कर पाएँ कि चाइना में इतनी सारी चीज़ें जो अरब के थ्रू यूरोप में आती हैं, हम इसकी मोनोपोली को तोड़ पाएँ और हम डायरेक्ट चाइना के साथ ट्रेड कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ लिमिटेड नॉलेज है इंडिया की इकोनॉमी और कल्चरल रिलेशनशिप की अरब वर्ल्ड के साथ इस पीरियड की, लेकिन इंडिया के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की टू इट। लेकिन आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट बाई अरब जो 8th सेंचुरी में है, सिंध भी जो है वो जो है कंड्यूट ऑफ साइंटिफिक और कल्चरल लिंक जो है इंडिया के साथ जुड़ते हैं अरब वर्ल्ड के। जो डेसिमल सिस्टम है, जो बेसिस है मॉडर्न मैथमेटिक्स का, विच हैड डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी, इंडिया में 5th सेंचुरी में जो डेवलप हुआ था वो अरब में ट्रैवल हुआ वर्ल्ड में इस पीरियड में। ड्यूरिंग 9th सेंचुरी की अगर बात करें तो पॉपुलराइज हो गया अरब मैथमेटिशियन जो है अल खवारज़मी, ठीक है।
तो ये तो अरब्स ने यूरोप में इंट्रोड्यूस किया 12th सेंचुरी, एक मंक के द्वारा यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है था, एबिलर्ड ने, और जिसको सिस्टम अरब न्यूमेरिकल के सिस्टम से नाम से जाने लगा। तो बहुत सारे इंडियन वर्क जो है, जो एस्ट्रोनॉमी, जो मैथमेटिक्स में है, वो ट्रांसलेट हुए अरब में। फेमस वर्क जो है सूर्य सिद्धांता की, जो रिवाइज्ड किया गया और रिफॉर्म किया गया आर्यभट्टा के द्वारा, ठीक है, वॉज वन ऑफ दीज। तो वर्क जैसे चरक का है, जो सुश्रुता है, जो डील करता है मेडिसिन्स का, वो भी ट्रांसलेट किया गया। इंडियन ट्रेडर और मर्चेंट जो है वो कंटिन्यू विजिट करते रहे इराक, ईरान। तो इंडियन फिजिशियन जो मास्टर क्राफ्टमैन थे, उन्हें जो है वे वर रिसीव्ड बाय द खलीफा के कोर्ट में बगदाद में, उन्हें जो है रिसीव किया गया। नंबर ऑफ जो संस्कृत लिटरेचर वर्क थे, ठीक है, कलीला व दीमा, पंच तंत्र, ये सारे ट्रांसलेट हुए अरब में। और बड़ी मोर डिटेल जो स्टडी इम्पैक्ट की इंडियन साइंस और फिलोसफी की अरब वर्ल्ड में और अरब साइंस की जो है इंडिया में अब बनाई जाने लगी। लेकिन भाई द 10th सेंचुरी की शुरुआत होते होते अरब जो है, अरब हैज़ रीच्ड ए स्टेज दे कुड नॉट मेक देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू वेरियस साइंस, दे कुड मेक। अब देखो 10th सेंचुरी पहुंचते पहुंचते अरब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था कि अब वो अपनी कंट्रीब्यूशन, इतना वो एडवांस हो गए कि वो अब अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे साइंस की वेरियस, जैसे ज्योमेट्री, अलजबरा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सारी इन्होंने कंट्रीब्यूशन इनको और एडवांस करने लगे। अरब वर्ल्ड में इस पीरियड में जो है इट इज़ द लीडर ऑफ फील्ड ऑफ साइंस। तो 10th सेंचुरी में अरब जो था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडर था पूरी दुनिया का। यहीं से सारी इन्वेंशन जा रहे थे। जो राइटिंग्स हैं अरब जोग्राफर्स की, जो उनके मैप हैं एडवांस नॉलेज के पूरी दुनिया के, अरब ने हेल्प किया नई डिवाइस जो है ट्रैवल करने के लिए ओपन सी में, वो इन्वेंट की। डिवाइसेस कंटिन्यू जो 15th सेंचुरी तक यूज़ होती रही। तो अकाउंट जो थे अरब ट्रेडर के इंडिया के बारे में, नेबरिंग कंट्री के बारे में इस पीरियड में, वो बड़े यूजफुल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। वन ऑफ द जो बेस्ट जो स्टॉक लाइब्रेरी है पूरी दुनिया, जो लीडिंग साइंटिफिक लाइब्रेरी है, वो इस्टेब्लिश की गई अरब वर्ल्ड में इस पीरियड में। लेकिन ये भी हमें याद रखना ज़रूरी है कि मेनी जो अचीवमेंट्स हैं वो रिजल्ट किसका है, जो लोगों ने काम किया, जो लोगों ने आउटसाइड अरबिया, जैसे कुरुसान, इजिप्ट, स्पेन के लोग जो इनके एम्पायर में आए, उन्होंने काम किया। जो अरब साइंस था वो एक इंटरनेशनल था। इट हैज़ बिन कॉल्ड अरब साइंस क्योंकि ये अरबिक लैंग्वेज में इनका लिटरेचर है जो पूरी दुनिया में फैला। एक्चुअली जो लोग चाइना से, रशिया से, स्पेन से, इंडिया से, मल्टीपल यूरोप से, जो ये लोग अरब में यहाँ इस एम्पायर में जाके काम करते थे, नॉन अराबियन लोग भी। लेकिन ये लिटरेचर जो फाइनल जो बनता था ये अरबिक लैंग्वेज, इसलिए इसको अरबिक साइंस कहा जाता था। तो पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्री कुड मूव फ्रीली और वर्क और सेटल डाउन एनीवेयर दे लाइक्ड। अरब में ये रिमार्केबल जो डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम जो एंजॉय की साइंटिस्ट और स्कॉलर्स ने, और इतनी हेल्प भी जो मोनार्क्स ने की उस टाइम के, जो बादशाह ने, खलीफाज ने, तो इसने कहीं ना कहीं ग्रोथ की अरब साइंस और सिविलाइजेशन की। ये फ्रीडम वॉज नॉट अवेलेबल इन यूरोप एट दैट टाइम, क्योंकि जो एटीट्यूड था जो चर्च का, जितनी फ्रीडम अरब दे रहे थे ना, उतनी नहीं दे रही थी चर्च। चर्च उसे अगेंस्ट रिलीजन बता देगी। डार्विन ने जो है अपनी थ्योरी उसके मरने के बाद जो है वो पब्लिश हुई, तब हो जाती तो उसे फांसी लगा दी जाती कि तुम गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये था इम्पैक्ट, इसीलिए जो है वो डार्क एजेस में था। परहैप्स जो कंडीशन इंडिया में थी वो भी सिमिलर थी। कोई भी हार्डली कोई एनी अरब साइंस जो है वो इंडिया में आई उस टाइम पे। जो ग्रोथ है इंडियन साइंस की वो भी स्लो थी इस पीरियड में, क्योंकि हम भी अभी वो पुराने ख्याल में फंसे हुए थे। अरब साइंस है ना, वो उसकी डिक्लाइन शुरू हुई 12th सेंचुरी। वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो अफेक्ट हुए इन एरियाज में, बट मोर अकाउंट जो ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी थी, जो शिफ्ट हो गई लोगों की, फ्री थॉट्स थे जो, बट इट कॉन्टिन्यू स्पेन में अंटिल 14th सेंचुरी तक ये ग्रो करता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी के बाद कहीं ना कहीं जो है डिमिनिश हो गया पूरी तरीके से। लोगों ने फिर वही अपने रिलीजन को जो है ज़्यादा ही जो है वो देने लगे कि ये गलत है, ये हराम है, ये फलाना है। उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हुआ। अफ्रीका की बात करें तो अरब ने जो है ना ऑल्सो ब्रोट अफ्रीका को और क्लोज ले आए इंडियन ओशन के और मिडल जो ईस्टर्न ट्रेड है उसके। अरब जो माइग्रेशन जो हुई, मर्केंटाइल जो एक्टिविटीज़ हुई जो कोस्ट ऑफ अफ्रीकाज में, उसने भी जो है इंक्रीज़ के नॉर्मसली जो है एक्सटेंड हो गई। अब तो जो है मलिंदा है, ज़ंज़िबार एट्सेट्रा। होवेवर जो अरब ट्रेड था वो लार्ज स्केल में जो है यहाँ से स्लेव्स एक्सपोर्ट करता था
ऑल्सो गोल्ड और आइवरी जो हाथी के जो बाकी जो जानवरों के थे वो तो करता ही था, स्लेव्स भी बहुत सारा अफ्रीका से जो है किया जाता था। अब देर वाज इन अफ्रीका पावरफुल एक यूथोपियन जो है किंगडम थी जो लॉन्ग स्टैंडिंग थी, जिसके बहुत सारे टाउन्स भी थे, लेकिन यूथोपियन जो थे वो इंगेज थे इंडियन ओशन में ट्रेड में, है ना, अक्रॉस एडन से लेके इंडिया था। और यूथोपियन को जो है हबशीज भी कहा जाता था और वो क्रिश्चियंस थे। अब देवर क्लोजली, वो बाजेंटाइन एम्पायर के साथ ज़्यादा थे, इंडियन ओशन ट्रेड में बाजेंटाइन एम्पायर से ज़्यादा लिंक थे, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, अब वो बाजेंटाइंस के साथ क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे, हबशीज क्या थे, क्रिश्चियंस थे, और बाजेंटाइंस भी क्रिश्चियंस थे। अब बाजेंटाइन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो है कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो इतना ज़्यादा इनके साथ होता था ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ठीक है, और इनकी हालत ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके साथ ये भी वीक हो गए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यूरोप देखा, ठीक है, हमने जो है फिर देखा क्या, अरब्स देखे। अब हम चलते हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। चाइना की सोसाइटी और कल्चर जो है ना उसने अपना क्लाइमैक्स अटेंड किया 6th और 9th सेंचुरी में टैंग रूल के अंदर। टैंग रूल जो है ना वो एक्सटेंड कर रहा था ओवरलॉर्डशिप ओवर द लार्ज नंबर ऑफ शिकांग, देखो शिकांग प्रोविंस है आज भी चाइना में, सेंट्रल एशिया में, इंक्लूडिंग जो खासगर था, और इसने हेल्प किया एक फ्लिप करने के लिए ओवरलैंड ट्रेड को अक्रॉस जो सिल्क रोड है। न सिर्फ ओनली सिल्क नहीं, लेकिन फाइन क्वालिटीज़ जो थी परसिलियंस की, और वर्क जो था जेड में, सेमी प्रीशियस स्टोन जो छोटे छोटे होते हैं, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे वेस्ट एशिया में, यूरोप में, इंडिया में, रोड्स के थ्रू फॉरेन ट्रेड था, उसको वेलकम किया जाता था एशिया में। बहुत सारे मेनी ऑफ देम जो अरब, पर्शियन और इंडियंस थे वो साउथ चाइना आए अक्रॉस द लैंड्स और सीज, और यहाँ सेटल हो गए कैंटोन्स में। टैंग एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता है 9th सेंचुरी में, और उसे रिप्लेस किया जाता है 10th सेंचुरी में एक और डायनेस्टी जो सोंग डायनेस्टी है, जो रूल करती है चाइना में 100 ईयर तक। और इट्स ग्रोइंग वीकनेस, इससे जो है इनकी कमज़ोरियों की वजह से जो है मंगोल जो है वो चाइना को कॉन्कर करते हैं 13th सेंचुरी में, और मंगोल जो है वो ग्रेट नंबर में जो है डिस्ट्रक्शन करते हैं चाइना की, और डेथ्स बड़ी होती है। अब ड्यू टू देयर हाईली डिसिप्लिन्ड और मोबाइल काइवलरी फोर्सेस की वजह से मंगोल रूलर्स जो थे ना वो यूनिफाई कर पाए नॉर्थ और साउथ चाइना को एक रूल के अंदर पहली बार हिस्ट्री में। और फॉर सम टाइम दे ब्रोट अंडर देयर टोनकिन, मतलब नॉर्थ जो वियतनाम से लेके जो है अंडमान साउथ वियतनाम तक, और इन नॉर्थ दे ओवरऑन कोरिया से लेकर वियतनाम तक। तो जब मंगोल ने एस्टेब्लिश किया सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर जो है ईस्ट एशिया में, जो वेनेटियन जो वेनिशियन का जो वेटिकन का जो ट्रैवलर था मार्को पोलो, उसने कुछ ही स्पेंड सम टाइम जो है कोर्ट, जो कुबलाई खान के कोर्ट में, जो चाइना साउथ चाइना को तब रूल करते थे, बाद में ग्रेट खान भी बने जो मोस्ट फेमस रूलर थे चाइना के। वो एक पिक्चर अकाउंट बयान करते हैं मार्को पोलो, जब वो इटली वापस जाते हैं बाई सी विजिटिंग मालाबार इंडिया ऑन हिज वे, थोज ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो इकट्ठे आ चुके थे, और उनके कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है इंक्रीज़ हो चुके थे। जो कंट्रीज़ थी साउथ ईस्ट एशिया की वो भी जो है एक्सपेंशनिस्ट अर्ज थी उनकी, बहुत सारे चाइनीज़ रूलर, चाइना ने जो है डेवलप की थी स्ट्रॉन्ग नेवी इस टाइम पे, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट ही रही। जो दो मोस्ट पावरफुल किंगडम जो फ्लोरिश हुई इस रीजन में वो थी, एक सैलेंद्रा थी और एक जो है कंबुजा एम्पायर था। सैलेंद्रा डायनेस्टी जो है वो 7th सेंचुरी में पावर में आती है, और सर विजय एम्पायर जो है कॉन्स्टिट्यूट था विजय एम्पायर। अब फ्लोरिश करती है 10th सेंचुरी तक। एट द हाइट जो है वो एम्पायर इंक्लूड करा सुमात्रा, जावा, मालिया पेनिनसुला को, और पार्ट ऑफ सियाम को, मॉडर्न थाईलैंड जो है, इवन फिलीपीन को भी। एक 9th सेंचुरी के आर्ब राइटर के अकॉर्डिंगली जो एम्पायर इतना बड़ा था कि इवन जो फास्टेस्ट वेसल है ना वो भी एक राउंड ट्रिप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकती। थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है हमें, लेकिन सैलेंडर रूलर्स जो है वो बड़े पावरफुल नेवी होती थी, क्योंकि अब ऐसा ही एम्पायर है, और डोमिनेट करती थी सी ट्रेड को चाइना के साथ। श्री विजय एम्पायर जो था उसको रिप्लेस करता है दूसरा एम्पायर जो है मजापाहित है ना एम्पायर 11th सेंचुरी में। ये फर्दर एक्सटेंड करता है अपनी लीवेंट को और विजय एम्पायर की जो थी पहले, और कंटिन्यू करता है 14th सेंचुरी तक। पल्लवास जो है साउथ इंडिया की, वो उनके पास भी पावरफुल नेवी थी, और पल्लवा भी स्पेशली जो एक्टिव थे बे ऑफ बंगाल में, और सी ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ एक इंपॉर्टेंट था। बाई द 10th सेंचुरी चोला रूलर जो है वो अपने नेवल एक्सपेडिशन भेजते हैं सुमात्रा और मालिया में टू कीप द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन।
और अर्लियर सेंचुरी में जो क्रिश्चियन एरा डेवलप हुआ, इवन बिफोर जो है इंडिया के जो है वो बड़े क्लोज ट्रेडिशनल और कल्चरल कॉन्टैक्ट इन कंट्रीज़ के साथ थे। बहुत सारे चाइनीज़ और इंडियन स्कॉलर्स ने विजिट भी किया है पालमबैंग, जो कैपिटल थी एम्पायर की, जो लोकेटेड थी सुमात्रा में, जो विच हैज़ बीन जो संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर था स्टडीज़ का अर्लियर से। जो रूलर्स ने बड़े बड़े टेम्पल, मैग्निफिसेंट टेम्पल बिल्ड किए थे इस पीरियड में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग दी बोरोबुदुर, जो ईस्ट जावा में था, जो बुद्धा के लिए डेडिकेटेड था। इट इज़ अ होल माउंटेन जो है एक बड़ा कार्व करके 9 पत्थरों को, ठीक है, स्तूपा बनाया गया। इंडियन एपिक जो है रामायण महाभारत जो है वो भी डिस्प्ले करते हैं पैनल्स ऑफ टेम्पल। एपिक जो है वो कंटिन्यू टू प्रोवाइड थीम, लिटरेचर, फोक आर्ट, पपेट प्ले की। कंबोजा एम्पायर जो है वो एक्सटेंड करता था कंबोडिया से अनामन वियतनाम तक, ठीक है। अब कंबोजा एम्पायर फ्लोरिश हुआ 15th सेंचुरी तक, ये भी चला। इसने भी हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी इस रीजन में आई। जो मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट में भी कंसीडर्ड द ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है अंकोर थोम्बे कंबोडिया में है, जो बिगान इन 10th सेंचुरी में। ईच रूलर ने जो है नया टेम्पल बिल्ड किया कोमोमोरेट करने के लिए अपनी मेमोरीज को, ठीक है। 200 साल में 200 ईयर्स लगे हैं इस टेम्पल को बिल्ड करने में, जो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर में, वरना जो लार्जेस्ट टेम्पल है अंकोर वाट का। तो इट हैज़ 3 किलोमीटर ऑफ कवरेज पैसेज कंटेनिंग ब्यूटीफुल स्टैचूज हैं, हिंदू गॉड गॉडेसेस, ठीक है, अप्सराज, स्किलफुली एग्जीक्यूटेड पैनल जिसमें सीन्स है महाभारतास के, रामायणा के। तो इंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो कंप्लीटली फॉरगॉटन बाय आउटसाइड वर्ल्ड, पूरी तरह से लोग भूल चुके हैं, बट हैज़ टेकन ओवर बाय जंगल टिल इट वाज, इसको रीडिस्कवर किया था 1860s में। पहले ये लोग बिल्कुल भूल चुके थे और पूरे जंगलों के बीच में आ गए थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि मोस्ट ऑफ द जो बिगेस्ट पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है एक्टिवली वाज दैट पीरियड फ्रॉम 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ही हुए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल। और मोस्ट मैग्निफिसेंट पीरियड है ये बिल्डिंग एक्टिविटी का इंडिया में भी। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स जो द वेंट टू साउथ चाइना आफ्टर ट्रैवलिंग ओवर लैंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ टाकाला टू मालिया पेनिनसुला है जो साउथ चाइना की। मेनी ब्राह्मण्स लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो सेटल हो गए कंट्रीज़ में, साउथ एशिया में, साउथ चाइना में। बुद्धिज़्म ने ट्रैवल किया फ्रॉम चाइना से लेके कोरिया और जापान तक। इंडियन मंक जो हैं वो कोरिया तक पहुंच गए और इन्फ्लुएंस किया एवोल्यूशन जो कोरियन स्क्रिप्ट का है नियर टू इंडियन वन। वाइल बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया इंडिया में ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, इट कंटिन्यू टू फ्लोरिश। ये साउथ ईस्ट चाइना में और ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। इनफैक्ट इट एसिमिलेटेड, ये हिंदू गॉड्स के साथ मिल गया इनटू बुद्धिज़्म फोल्ड। और इवन जो है टू कवर हिंदू, बहुत से हिंदू टेम्पल्स को भी ले लिया इन्होंने अपने फोल्ड के अंदर। तो मूवमेंट जो थी जो स्टार्ट हुई थी अपोजिट टू व्हाट हैपनिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में डिक्लाइन पे जा रहा था वहाँ राइज में जा रहा था। तो इंडिया के क्लोज जो कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट जो हैं वेस्ट के साथ भी, साउथ एशिया और चाइना के साथ, और ऑल्सो मेडागास्कर और बहुत सी कंट्री जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका भी हैं। तो बहुत सारी किंगडम्स जो हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं वो एक्ट करने लगी एक काइंड ऑफ ब्रिज, जो कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट का भी, इंडिया और चाइना के बीच भी और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। और कहीं ना कहीं इसने डीपली इन्फ्लुएंस किया इंडियन कल्चर को भी, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को भी। इसीलिए तो अटेंड करने में एक डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ देयर ओन, जिसका हाई ऑर्डर। अरब ट्रेडर जो ट्रेड करते थे साउथ इंडिया के साथ, तो कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया की थी वो भी एक्टिव हो गई थी, मोर एक्टिव आफ्टर जो एस्टेब्लिश हुआ बसाइद एम्पायर। बट अरब जो थे ना वो डिड नॉट डिस्प्ले इंडियन ट्रेडर एंड प्रीचर्स। जो अरब्स थे ना उन्होंने पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं किया, अलग नहीं, एकदम हटा ही नहीं दिया इंडियन ट्रेडर और प्रीचर्स को। इन अर्लियर फेज दे डिड नॉट मेक एनी स्पेशल एफर्ट कि हम कन्वर्ट करें इन लोगों को, एरियाज़ के इस्लाम को। एक रिमार्केबल डिग्री ऑफ हमें यहाँ दिखता है फ्रीडम ऑफ टॉलरेंस, कि ये नहीं हम हिंदूज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इनको भी जो है हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम इस्लाम में। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये इनके साथ कंटिन्यूसली ट्रेड फिर भी करते रहे, ठीक है। और यही जो कमलिंगलिंग है, बहुत सारे कल्चर्स की जो इंटरमिक्सिंग है, एक करेक्टरिस्टिक्स, और ये आज हमें दिखता है एक वेरियस कल्चर्स जो इन्वॉल्व हुए, ये डिफरेंट कल्चर्स के साथ हम जो कॉन्टैक्ट में आए। कन्वर्जन है जो इंडोनेशिया और मलेशिया का इस्लाम में, वो भी ग्रेजुअली आया आफ्टर इस्लाम जो है उन्होंने अपनी पोजीशन जो इंडिया में कंसोलिडेट कर ली। उसके बाद बाकी जगहों में बुद्धिज़्म जो है वो कंटिन्यूसली फ्लोरिश होता रहा। कमर्शियल और कल्चरल टाइज जो हैं इंडिया और इन कंट्रीज़ की जो हैं वो इस्टेब्लिश होती रही, ठीक है। स्नैप्ड ओनली विद द, ये कब ख़त्म हुई? ये जब डच जो है उन्होंने वहाँ रूल किया, रूल इन इंडोनेशिया, और इंग्लिश इंडिया में रूल करने लगे, बर्मा और मलेशिया में, और लेटर जो फ्रेंच इंडो चाइना में रूल करने लगे। कहीं ना कहीं तब जो है थोड़ा सा स्नैप्ड आउट हुआ कल्चर कॉन्टैक्ट हमारा, नहीं तो हमारा हमेशा से जो है वो क्लोज कल्चरल कॉन्टैक्ट था इन कंट्रीज़ के साथ। इसीलिए तो आज मल्टीपल कल्चर्स जो हैं हमारे यहाँ फ्लोरिश हुए, क्योंकि हम मल्टीपल जो है कल्चर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं।
समझे? हमारा साउथ इंडिया का कल्चर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हो रहा है, नॉर्दर्न स्टेट्स का कल्चर हो रहा है, वहीं वेस्ट स्टेट्स का कल्चर हो रहा है। तो मल्टीपल जो हम लोग कल्चर के साथ कॉन्टैक्ट्स में आए, उनके जो है एक्सचेंज हुए हैं हमारे साथ। फूड हैबिट्स अलग हैं, लैंग्वेजेस वी स्पीक डिफरेंट, ठीक है, हम रहते अलग से, हमारे मैरिजेस के कल्चर अलग हैं। तो ये क्या है, इनकी वजह से द हिस्ट्री है ये 1000 ईयर की, उसके बीच में ये हुआ है सब कुछ। द काइंड ऑफ पीपल वी लिव्ड विथ, द काइंड ऑफ फूड वी एट, द काइंड ऑफ पीपल ट्रैवल टू इंडिया, और फिर वो यहीं रहने लगे, ये सेटल हो गए, तो वो बहुत सारी कल्चरल जो है थिंग्स जो हैं हमारे एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हुई हैं। तो ये था मेडिवल हिस्ट्री का जो है, हम ये जो है ना, ये एक इंट्रोडक्शन आप समझ लो, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी है कि मैं आपको एक वर्ल्ड की पिक्चर देना चाहता था कि क्या क्या हुआ है ये 800 से लेके 1700 तक, ठीक है। यूरोप में क्या चल रहा था उस टाइम पे, इस पीरियड में, अफ्रीका में क्या चल रहा था, चाइना में क्या चल रहा था, अरब वर्ल्ड में क्या हुआ इस पीरियड में, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, ठीक है। कल से हम जो है सीधा इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि 800 के बाद जो है इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ। 800 से जो है मैक्सिमम आगे चलेंगे, ठीक है, 1700 तक जो है ये सब कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।